बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। कुछ बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें लोड शेडिंग सर फहरिस्त है। एक बार फिर से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है लोगों को, और सबसे बड़ा मसला जो हम देख रहे हैं, रुपए की कदर मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। अब इससे क्या होगा? महंगाई का तूफान आएगा जो कि लोगों के लिए वबाल जान बन जाएगा। ये जो रिसेंट सिचुएशन है, अब जो हो रहा है और जो कुछ आगे होने जा रहा है, ये सब कुछ मौजूदा सियासी सूरत हाल के नतीजे में है। क्या ये जो सियासी इस्तेहकाम हमें नज़र नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें क्या इससे जुड़ी है? क्योंकि ख़बरें हमारे पास गैस बहरान, लोड शेडिंग, फिर आपके सामने है जी ब्यूरोक्रेसी में भी उखाड़ पे झाड़ हो रही है। तो ये सब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं मेरे ख्याल से, जो कल बड़े मुकाबले का बड़ा नतीजा आया। खैर, अब आगे क्या होने जा रहा है, ये है बड़ा सवाल। डॉलर की कीमत क्या मज़ीद बढ़ेगी? क्या इससे महंगाई का तूफान ऐसा आएगा जिसका थमना जो है वो हमें मुश्किल नज़र आएगा? क्या फिर पेट्रोल बढ़ जाएगा? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब ना तो आपको मिल रहे हैं ना हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे और कोशिश ये भी करते रहेंगे कि ये मसाइल हमेशा इसी तरह से हम उजागर करते रहें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। हमारे स्कॉलर मुफ्ती नासिर आज हमारे साथ मौजूद होंगे, आज का पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है सब्र, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यूँ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद मांगने का जो हुक्म दिया उसमें फ़रमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, क्योंकि सब्र के ज़रिए जिसको अल्लाह ने मदद कर दी, सब्र जिसको अता कर दिया, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह ताला सब्र करने वालों को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के अजर अता फ़रमाएगा, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, इमाम बुखारी ने उसे रिवायत किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सब्र से बढ़कर किसी को कोई नेमत अता ही नहीं की गई, इसलिए कि सब्र वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर शुक्र का भी जज्बा पैदा करता है, और अगर नेमत न मिल जाए या छिन जाए तो उस पर नाशुक्री से बचा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महबूबियत का मकाम अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बेशक जिसको ये नेमत अता हुई वो कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं रहता। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह। ये थी जी आज की अच्छी बात जो कि आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उमर असलम और रिजवान नकवी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और जो मैंने आपसे खबर नाज़रीन सबसे पहले डिस्कस की, मुसलसल डॉलर की कीमत में इजाफा, क्या ये सियासी अदम इस्तेहकाम का नतीजा है? क्या ये हम अभी जो सूरत हाल भुगत रहे हैं इसमें महंगाई में ये चीज़ें आगे जाके मज़ीद बढ़ जाएंगी तो फिर आवाम का क्या होगा? उमर से आगाज़ कर लेते हैं। उमर, ये जो कल नतीजा आया उसके बाद ये सब कुछ होना है, होगा, आवाम तैयार रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 रुपये से ज़ायद इजाफा डॉलर में किसी सूरत हाल में भी, जिसे कहते हैं कारोबारी लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि मेरे बड़े करीबी कुछ दोस्त हैं जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं, मैं उनके साथ अक्सर बैठा होता हूँ, तो 10 पैसे का फ़र्क भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है उनकी जिनकी डीलिंग करोड़ों रुपए में है। तो अब आप मुझे बताएं 4-4 रुपए का इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये तो आपकी नाकाम पॉलिसी की वजाहत वाज़िया कर रही है। पंजाब में क्योंकि एक बड़े मुस्लिम लीग नून के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सेटबैक है और बदतरीन शिकस्त हुई है। उसके बाद एक बेयकीनी की सी सूरत हाल है, और पंजाब पाकिस्तान का सारे सूबे ही अहम है, लेकिन एक जो एक अहम सूबों में से एक बड़ा सूबा है, तो इसका रिजल्ट्स बड़े अफेक्ट करते हैं। अब 4 रुपये से ज़ायद का इजाफा, यकीन करें जिन लोगों के कारोबार है, जिन्होंने अमेरिका से या फ़ॉरेन एक्सचेंज में बिज़नेस कर रहे हैं और उनके डॉलर्स के साथ कमिटमेंट्स थी, तो मिसाल के तौर पे किसी ने 1 करोड़ का सामान मंगाया था डॉलर्स की, उसमें उसको तो फ़र्क पड़ गया ना। अब वो आगे आके उतनी ही महंगी चीज़ बेचेगा, तो ये इन गलत पॉलिसीज़ का नतीजा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और एक सियासी दौड़ अपनी जगह, अवाम इसमें किस तरह से तिस रहे हैं, अवाम जो मुसलसल दुहाई दे रहे हैं, अब इससे महंगाई मजीद बढ़ेगी। रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर में है,
आप जो आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जा रहा हो फिर तो आपको फ़ायदा है कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा है, चूँकि आपने बैरून मुल्क चीज़ें सप्लाई करनी है, उसके नतीजे में डॉलर आपके मुल्क में आएंगे। जबकि अगर आपने परचेज़ करनी हो और इंपोर्ट करनी हो तो फिर आपने डॉलर जो है वो, ये सारा जो मैकेनिज़्म है मार्केट का वो इससे डिस्टर्ब होता है। और जो आप देखें हमारी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो मार्केट्स में बिक रही हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम महंगी चीज़ वहाँ से ख़रीदेंगे और एक चीज़ फ़र्ज़ करें आपने 4 रुपये 4.25 रुपये सस्ते में बुक कराई, साथ ही इधर रेट बढ़ गए, तो आपने जिस दिन पेमेंट करनी है आपको इजाफी रकम पे करना पड़ेगी। वो रेट्स का ये जो एक डिफरेंस है, इससे मार्केट में भी यहाँ पे एक हैजानी कैफियत पैदा होगी। और महंगाई का जिस तरह आपने भी कहा, उमर भाई ने भी कहा कि एक तूफ़ान आएगा, हर चीज़ पे इसका इफेक्ट होता है। अब लोग पूछते हैं ना, क्या पेट्रोल दोबारा से बढ़ेगा अगर इस तरह से हालात रहे? क्या घी ऑयल की कीमतों में दोबारा से इजाफा हो जाएगा? ये चीज़ें अब लोगों के सर पे सवार हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें कि जितनी भी चीज़ें आप बैरून मुल्क से परचेज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों के रेट्स आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। कल आपने अगर बुकिंग कराई है किसी चीज़ की, तो जिस दिन आपको डिलीवरी देनी है, जब आपको यहाँ पे चीज़ मिलनी है तो आपने उसकी पेमेंट करनी है। आप भले 90 दिन बाद पेमेंट करते हैं या 80 दिन बाद करते हैं, तो आपको नए रेट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ती है। फिर उसके साथ साथ आपके जो कर्जे हैं वो बैठे बिठाए उनमें अरबों रुपए का इजाफा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट के ऊपर भी इसका एक मनफी इम्पैक्ट आता है, और आम जो सारिफ है उस तक, एंड कंज्यूमर तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के मुआशी हालात, आप क्राइम रेट इससे बढ़ जाता है। आप देखें कि जब आपका सारी ये चीज़ें इकनॉमिक्स के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर महंगाई होती है लोगों के गुजारे नहीं होते। आप देखें छोटी मोटी चोरी की वारदातें हैं, उसके साथ साथ क्राइम रेट बढ़ता है, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें इनसे जन्म लेती हैं कि जब मुआशी अबतरी होती है उससे आपकी मार्केट के अंदर जो है एक हैजानी कैफियत आ जाती है, और जिससे पूरी मार्केट इससे इफेक्ट और ये अफरा तफरी अभी हम देख रहे हैं, हर कारोबारी बंदा परेशान है, बड़े बड़े डीलर्स जो हैं वो परेशान हैं, और फिर इस परेशानी का इम्पैक्ट कहाँ पर आकर पड़ता है जी? आम आदमी पर, जिसके लिए हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। खैर, ना सिर्फ डॉलर महंगा हुआ है, कुछ हमारे पास खबरें हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये भी कल एक नतीजा बड़ा आया, उसके नतीजे में होगी, अब उसका गुस्सा क्या आवाम पर निकलेगा, या फिर आवाम को भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने वोट नहीं दिया उन पर गुस्सा निकलेगा। खैर, खबरें कौन सी हैं हमारे पास? पहली खबर है, लोड शेडिंग फिर से शुरू, शहर में 2 मसाफात में 4 घंटे तक बिजली बंद। शहर में गैस बहरान कितना शदीद होगा ये भी आपको बताएंगे आज के शो में। क्या वाकई ही हार की बड़ी वजह महंगाई है? मुस्लिम लीग नून के इजलास में रिपोर्ट पेश। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों का इम्कान। जी, तो ये हैं जी हमारी टॉप स्टोरीज, और खबरों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली खबर है लोड शेडिंग। किस किस के इलाके में लोड शेडिंग हो रही है हम वैसे बताते रहते हैं। अगर आपके इलाके में भी लोड शेडिंग है और बहुत ज़्यादा परेशान करने की हद तक है, ज़रूर आप हमारे पेज इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी अपने इलाके से मुतल्लिक बताएं। सो हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे और बताएंगे कि जी फलां इलाकों में इस कदर लोड शेडिंग है, लोग परेशान हैं। वैसे तो हमारे न्यूज़ में दिन भर ये चीज़ें जो है हमारे रिपोर्टर्स कवर करते रहते हैं। उमर, आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, लोड शेडिंग हो रही है, और वो उतनी ज़्यादा यानी 8-8 घंटे वाली सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग ज़रूर हो रही है, जो कि इस शदीद गर्मी हब्स के मौसम में, क्योंकि हब्स है और जब पंखे खाली चल रहे होते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस्लामपुरा में कल भी लाइट गई। इसी तरीके से जो दीगर इलाके लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो नशीमन इकबाल और जो मुख्तलिफ आबादियाँ हैं तो वहाँ पे भी कंप्लेन आती है। हमारी तो संडे को रात 2 बजे लाइट गई है और सुबह जाके कोई 9 बजे के करीब लाइट आई है। यकीन माने इस कदर परेशानी ये अक्सर होती है। मेरा नज़र रिजवान भाई, टाउनशिप के अंदर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो पूरे शहर में ही जो है ज़मीनी इंतखाबात के बाद पूरे शहर में तकरीबन लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मुज़ाफ़ाती इलाकों में 4 घंटे हो रही है, शहर के जो अर्बन एरिया। हाँ, ये जो हम रिपोर्ट करते हैं हकाइक बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। अब लोगों के पास जाएं, लोग बताते हैं 6-6 घंटे। वो जिस तरह आप बता रही है ना कि 2 बजे रात को, इस तरह मैंने भी, मुझे याद है वहाँ घर पे लाइट गई
तो 11 बजे की लाइट गई और सुबह 6 बजे ऐसे ही। यूपीएस बंद हो गया, तो फिर मैं बाहर निकला बच्चों को बिल्कुल लेके। अब ऐसे इसके मतलब इस तरह बदतरीन पिछले दिनों में लोड शेडिंग रही है, और अब उतनी 8-8 घंटे वाली लोड शेडिंग तो नहीं है, लेकिन लोड शेडिंग है। और हब्स का मौसम है, तो ये बड़ा दम अफसोसनाक घुटता बात है, है कि जिन बिल्कुल लोगों ने ऐसे ही। कंट्रोल किया था, उनकी हुकूमत अब दोबारा आ चुकी है, और उनको लोड शेडिंग के हवाले से 12 वज़ीर आज़म जो है वो कह चुके हैं कि 2 घंटे या उसको कंट्रोल टाइम करेंगे, लेकिन अभी तक सूरत हाल कंट्रोल नहीं उमर, है। आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म कह चुके हैं। वज़ीर आज़म ने तो यकीन दहानी ये भी कराई थी कि जी लोड शेडिंग अब ना होने के बराबर हो जाएगी। अब जो सियासी हालात हमारे सामने हैं, आगे जाके वज़ीर आला का तो ये उसका इंतखाब होना नतीजा है। देखिए, उसका नतीजा अना ये मैंने ही खबर रिपोर्ट की थी, मेरे सामने कई दफ़ा शहबाज शरीफ ने कहा, एक दफ़ा सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पे हम 2 घंटे से ज़ायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 घंटे का इजलास चेयर किया, वो मुझे आज भी याद है, मेरे सामने किया था, लेकिन लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हुई, लोग परेशान हुए। और हम अगली खबर में डिस्कस भी करेंगे ये ज़िमनी इंतखाब के जो नताइज है, आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ इमरान खान की वो बयानिए का तो बिल्कुल यकीनन उसको सब वोट पड़ें, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लोड शेडिंग और महंगाई है, ये इशूज़ थे बेसिकली। बिल्कुल ये। और अब सवाल ये है कि अगर अब तो आपके सामने हालात हैं, तो क्या रिजवान साहब मजीद लोड शेडिंग का अजाब लोगों को भुगतना पड़ेगा? देखें, ऐसी कोई अभी मैकेनिज्म ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जी कोई लोड शेडिंग पे नियर फ्यूचर में ये काबू पा लेंगे। अभी लाहौर के अंदर आप देखें पिछले दिनों जो बारिशें हुईं, उसके बाद कंपैरेटिवली एसी का इस्तेमाल लोगों ने कम हाँ, तो किया, लोड शेडिंग भी क्योंकि उस तरह से नहीं हो रही। नहीं हुई। फिर उसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात थे, उसमें भी कुछ हलकों को एग्जेम्पशन दी हुई, ठीक है जी यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़िमनी इंतखाब है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही ज़िमनी इंतखाब ख़त्म हुआ है और जैसे ही हबस ज़दा मौसम में इजाफा हुआ है और हबस दोबारा से आई है, तो एसी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब आज से जो है 19 जुलाई से जो है मार्केट्स को दोबारा 9 बजे बंद करने का जो नोटिफिकेशन था, उसका इतलाक आज से दोबारा शुरू होगा। ज़िमनी इंतखाब की वजह से शायद वो वोटर्स को मैनेज करने के लिए या ट्रेडर्स का एक बड़ा मुतालबा था, तो शायद ये PMLN को लग रहा था कि जी अगर हमने ट्रेडर्स को नाराज़ किया तो ये सारी चीज़ें जो नाराज़गी है, फिर महंगाई का फैक्टर था, फिर लोड शेडिंग, ये सारी चीज़ें पोलिंग डे पे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगी। तो इस वजह से उन्हें 18 जुलाई तक जो है एग्जाम्पशन दी हुई थी कि जी मार्केट्स जो हैं वो रात गए तक कारोबार हो सकेगा और बाज़ार बंद नहीं किए जाएंगे। आज से लोड शेडिंग पे काबू पाने के लिए दोबारा से वो सिलसिला शुरू किया जाएगा। देखें, अब नून लीग चूँकि बड़े कच्चे ग्राउंड पे खड़ी है पंजाब में, जिस तरह PTI दोबारा से आ रही है और विन कर गए हैं, नंबर उनके पास ज़्यादा हो गए हैं, तो अब देखें ये बड़ा मुश्किल फ़ैसले होंगे कि अगर दोबारा से ताजरों को 9 बजे बाउंड किया जाता है आज से, जिसका इम्प्लीमेंटेशन होनी है नोटिफिकेशन की कि 19 जुलाई के बाद रात 9 बजे कोई भी मार्केट जो है नहीं खुलेगी। इसके बाद जो है वो सख्ती से अच्छा, अब मुझे बता दें, इस फैसले के बाद भी अगर लोड शेडिंग होती है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखें, इससे खासा फ़र्क तो पड़ेगा। जब आप तमाम मार्केट्स बंद करेंगे और डे लाइट को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे तो उसका फ़र्क पड़ना चाहिए। कोई वजह ऐसी नहीं है कि जी फ़र्क ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं पे बिजली चोरी हो रही है तो आपको उस पर भी चेक रखना होगा, ताकि जो आम सार्फ है उस पर बर्डन कम किया जा सके। बिजली, उसके साथ साथ जो आप देखें कि सरकारी दफातर की आप सूरत हाल देखें, ऑफिसर्स नहीं बैठे होते फिर भी उनके AC चल रहे होते हैं। ऑफिसर्स जो हैं वो चले जाते हैं उठ के छुट्टी करके, लेकिन उनके कमरों में AC बंद नहीं किए जाते। रिजवान भाई बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं उस दिन 8 क्लब में था और ऐवान वज़ीर आला 90 शारा और इस तरह के ऑफिस में आप जाएँ जो कि गवर्नमेंट ऑफिस हैं। रिजवान भाई की क्योंकि बीट है, गवर्नमेंट सारी FBR कस्टम ये कवर करते हैं, एंटी करप्शन, तो मैंने उस वाली सारी सूरत हाल में खुद नोट किया, देखा कि सिर्फ 5 या 7 लोग बैठे थे और वो AC चल रहा था और सर्दी लग रही थी, शदीद गर्मी में अंदर सर्दी लग रही थी। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी की शाख खर्ची है ना, अगर लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है तो इस पर चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, नून, पीपल्स पार्टी, काफ, व्हाटएवर, PTI की गवर्नमेंट हो, इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। ये शाह खर्चियाँ किसी भी गवर्नमेंट में कंट्रोल हाँ, ये नहीं थी। दूसरा आना, इसी लोड शेडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेरा ज़ाती ख्याल है, ये कई दफ़ा सजेशन दी भी गई है कि लोड शेडिंग अब कंट्रोल बज़ाहिर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए नहीं होती, तो इज्तिमाई तौर पे कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं। इस पे मेरा ज़ाती ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोलर सिस्टम इंस्टॉलमेंट पे देना चाहिए। वही ना कि आप अगर अल्टरनेट की तरफ जाएं तो अल्टरनेट महंगाई में ना, जो 20-25 हज़ार पे, जो मैं कॉमन बंदे की बात करूँ जिसका बिल आ रहा है 10,000, 8,000, 15, 10 से 30,000, उन लोगों को अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे ना, आप देखेंगे 1 साल के बाद, फिर दूसरे साल के बाद हमारी जान छुट जाएगी इससे।
अपार्ट फ्रॉम लेकिन दिस, सवाल तो ये है ना कि आप किसी आम बंदे के लिए आसानी पैदा करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये होता है कि एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और उसको जी इतना महंगा कर दिया जाता है कि लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। सो आप कौन सोलर पैनल जो है वो सस्ते करेगा ताकि आवाम को फ़ायदा मिल सके, या कौन आसान एक साथ पे देगा कि आवाम की जेबों से तो बस पैसे निकाल लें और वो किसी भी तरह से निकाल लें हैं। आप जी गैस बहरान क्यों शिद्दत इख्तियार कर रहा है, और अभी शिद्दत का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कुछ महीनों से हम देख रहे हैं रात 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी गैस नहीं आती, और ना तो आप चावल बना सकते हैं ना तो आप रोटी बना सकते हैं। इस सूरत हाल के बावजूद जब आपको कहा जा रहा है कि गैस का बहरान शदीद होगा तो फिर क्या होगा, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। शहर में गैस बहरान जो है वो सर उठाने लगा है। अब ये क्यों कहा जा रहा है मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि शहर में ऑलमोस्ट हर इलाके में रात तकरीबन 9 बजे के करीब बिल्कुल अगर आप चूल्हा चलाएं तो इतनी सी गैस होती है जिसपे ना रोटी बन सकती है ना चावल बन सकते हैं। ये तमाम मौजूदा सूरत हाल है। इसके बाद जब गैस बहरान सर उठाएगा तो क्या होगा? उमर, आपके इलाके में गैस की लोड शेडिंग हो रही है रात के टाइम? सिलेंडर रख लिए मैंने तो बात ही ख़त्म कर दिया आपको, क्योंकि मैं जिस तरह अब आप देखें ना, आपने घर से निकलना है, आप माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं तो आपने सारों देना है, हस्बैंड को अपने खाना देकर आना है, या जैसे भी मैनेज कर आना है, तो आप घर खाना ही नहीं देंगे तो माहौल ख़राब तो नहीं करना। ऑलमोस्ट हर घर में मेहमान होता है कि शाम तो के इसलिए वक्त आप रात के सिलेंडर टाइम इस्तेमाल आप कर लें, सिलेंडर में कोई बुराई नहीं बिल्कुल। है, डेंजरस है, ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, लोड मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, ऑल्दो बड़ा महंगा भी है। महीने का 4-5 हज़ार का खर्चा हो जाता है, और अगर हम गैस पर जाते हैं तो 200-250 रुपये का 250-300 का बिल आता है। लेकिन टू बी वेरी सीरियस, ऑन ए सीरियस नोट, ये सोचना चाहिए कि अभी तो गर्मियाँ हैं, बिल्कुल अभी गर्मियों में ये सूरत हाल है और लोग डिस्टर्ब। देखें, जब अगर रिजवान साहब ने या उमर ने या जो लोग घरों से खाना खाए बगैर या नाश्ता किए बगैर निकलेंगे तो उनका मूड क्या होगा, सारा दिन कैसा गुजरेगा। फिर घर आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि खाना नहीं बना सके, उसकी वजह ये है कि जो है वो गैस नहीं आ रही। तो ये तो भी गर्मियों की सूरत हाल अब रात को सब लोग अपने दफातर से जब फ्री होते हैं, अपनी दुकानें वगैरह बंद करके घर या जो खाने का टाइम है 8-9 बजे का टाइम ही होता है, और उस टाइम में ही गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाए, किस तरह कोई रोटी बनाएगा, किस तरह कोई चावल बनाएगा? और अगर आप रोटी बाहर से खरीदते हैं तो फिर आप पूरी फैमिली की रोटी एक टाइम में बाहर से अगर मंगवा रहे हैं 18 से 20 रुपए की रोटी ना आप अफोर्ड कर सकते हैं। रिजवान साहब क्या कहेंगे? देखिए, 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में गैस की। एक तरफ बिजली का बहरान, दूसरी तरफ गैस का बहरान है। यूजुअली होता ये था कि मौसम सरमा में, सर्दियों में जाके गैस की इसी तरह बंदिश होती थी, और चूँकि लोग हीटर चला लेते थे और बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तो तब तो बात ये समझ आती है। अब गर्मियों के अंदर गैस का बहरान जो है ये समझ से बालातर है। ख़बर के मुताबिक पावर सेक्टर, उसके साथ साथ सनती यूनिट्स को जो है वो हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी इन्हें सनती यूनिट्स जो हैं ये बंद नहीं होने चाहिए, तो इन्हें आप गैस दें। घरेलू सार्फिन का जो इस्तेहकाक है उस पर कट लगा के सनती यूनिट्स को गैस दी जा रही है। तो इससे घरों में वाक़तन एक बड़े मुश्किलात का सामना है। जो घरेलू ख़वातीन हैं या मुलाजमत पेशा जो ख़वातीन हैं, वो जब घर में जाती हैं, ज़ाहिर है उमूर ख़ानादारी भी उन्होंने निपटाने होते हैं, डबल काम करना पड़ता है, प्रोफेशन को भी टाइम दें, उसके बाद घर जाएं। जब आपने फ्री होकर घर जाना, जो हैं वो हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है, जिसकी जेब इजाज़त देती है, जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया वो तो चलें 5-6 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर लेगा, लेकिन ऐसा बंदा जिसके लिए ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि 200-250 रुपया उसने महीने का बिल देना है, अगर उसे 2 वक्त पे शाम और सुबह के औकात में गैस मुयसर नहीं होगी तो ज़ाहिर है उसका गुजारा मुश्किल होगा। 18-20 हज़ार रुपया या 25 हज़ार रुपया कमाने वाला जो बंदा है, उसके लिए आपने ज़िंदगी बड़ी मुश्किल बना दी है। और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि बुनियादी ज़रूरतें ही अगर लोड शेडिंग, अगर आपको देखिए बिजली की लोड शेडिंग है, सुई गैस की लोड शेडिंग है। अब रिजवान भाई भी जैसे बात कर रहे थे 5-6 हज़ार रुपये, आपको मजबूरन सारे काम करने पड़ते हैं ना। आप अगर घर में खाना ही नहीं मिल रहा, ये बेसिक ज़रूरियात है, इनके बगैर ज़राए की तरफ जाना पड़ता है और फिर आपके पैसे लगते हैं। फिर पैसे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, मैं चंद दिन पहले ना ज़िमनी इंतखाब था तो मैं एक हल्का कवर करने गया, वहाँ मैंने देखा कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा टाल था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन है इसका कस्टमर? अभी भी लोग वो कहते हैं ये पूरा इलाका जो है लकड़ियाँ जला के गुजर बसर कर रहा है। शहर की बात होगी, ये चंद्राए रोड के ऊपर। तो शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो आप देखें जिन्हें आपने कोई
30 साल पीछे धकेल दिया कि वो माजी में चले गए। और कहने को हम जिद्दत के नाम पर पता नहीं एक क्या तरफ क्या तो कुछ कर रहे हैं। डिफेंस मॉडल टाउन जैसे पोश, गुलबर्ग जैसे पोश एरिया, और चंद मिनट की मुसाफत पर जो बिल्कुल आपने है सही वहाँ पे कहा। ऐसी आबादियाँ जो गांव का सा मंजर पेश कर रहे होते हैं, और उनका लिविंग स्टाइल और स्टैंडर्ड भी। देखिए उसकी वजह यह है कि आप बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तो फराहम करें ना। बिल्कुल अब गवर्नमेंट में हैं आप लोग, और ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। मैं बार बार ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि लोग कहते हैं हम महंगे बिल जो हैं वो भी देने के लिए तैयार हैं, बिजली तो उन्हें मिले, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मेरा इस पे इख्तलाफ है, मेरा इस पे ना इख्तलाफ है। मैं हर प्रोग्राम में ये बात इसलिए डिस्कस करता हूँ कि ऑल्टरनेट पे हमें जाना पड़ेगा। जो 20,000, 15,000 या 8,000 या 5,000 रुपये का हम बिल जमा कराते हैं ना, 5,000 से तो लोग अब बिल जमा कराते हैं, 5,000 से 25-30,000 वाले, उनको चाहिए कि 5K का जिसमें है 7.5 लाख रुपए का इस वक्त सोलर सिस्टम आ रहा है, जिसमें एक AC और सारा कुछ चल जाता है। यार आप इतनी कर्जा स्कीमें दे रहे हैं, क्यों भी रिजवान भाई, अगर आपको 10-15 हज़ार रुपये इंस्टॉलमेंट के मेथड से कोई 5 साल का प्लान बना दें तो लोग ले लेंगे। आप क्यों नहीं करते ये? और अच्छा इसका हल भी है। अब उमर, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये करना किसने है? मुझे सिर्फ ये तो खैर आप जब उस खबर पे आएंगे, मैं उसका वेट कर रहा हूँ उस खबर का, तो फिर हम डिस्कशन करेंगे उस बिल्कुल खबर ऐसे ही है। खैर अब ये महंगाई से जान छूटेगी या नहीं? क्या गैस की लोड शेडिंग इसी तरह से होगी और लोगों की परेशानी इसी तरह से गिरेगी? रिजवान साहब देखें, अभी होता ही है, जो आखिरी साल होता है ना किसी भी गवर्नमेंट का, अभी 1 साल रह गया, तकरीब इदारे होते हैं, आप लोगों को कंपनसेशन देते हैं, कुछ ऐसे पैकेजेस देते हैं जिसकी बुनियाद पे आप चाहते हैं कि जी वोट आपको मिले। अभी एक बड़ी खिचड़ी बन गई है कि अदम इस्तेहकाम है, डॉलर के रेट हमने डिस्कस किए, वो भी इसी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से। यहाँ पे जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो भाग जाते हैं, जब ऐसी सूरत हाल बनती है वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो उसके अलावा आप अपने शहरियों को, जो आपके अपने सिटीज़न हैं, उन्हें भी आप सहूलियात, ना उनके पास बिजली, ना उनके पास गैस, पानी का बहरान, वो तमाम मौसमों में किसी न किसी बहरान से नबुर्द आज़मा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अभी काबू पाने के लिए हुकूमत को कुछ, देखें वफाक में अभी मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हैं, वफाकी हुकूमत जो है बिजली और फ्यूल के नर्ख जो हैं इनका तयन करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे मैनेज नहीं होती तो आपको क्या ज़रूरत थी, आप आते और सारा मलबा जो पिछली गवर्नमेंट का था महंगाई का वो अपने सर पे लेते और अनपॉपुलर डिसीजन करते। उसके बाद आपने अपना हशर भी देख लिया पंजाब में। अच्छा जी, अब ये जो अनपॉपुलर डिसीजन हुए हैं, जो नतीजा आया वो उसी का नतीजा था। उमर इंतज़ार करें अगली खबर का, हमने लेनी है एक ब्रेक और उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि आया ये नताइज क्यों आए, क्या अवाम की महंगाई से तंग जो सूरत हाल थी वो ये नतीजा लेकर आई, क्या वजह बनी ऐसी? जब कहा जाता था कि लाहौर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन बावजूद इसके क्यों इस तरह से रिजल्ट्स आए? हम बात करते हैं उमर से, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सो नाज़रीन, हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। हार की वजह क्या बनी? क्या वाकई हार की वजह महंगाई थी? आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के इजलास में रिपोर्ट पेश की गई है। उमर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है ना, ये कल इजलास हुआ है और लाहौर इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान की। अब से कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात होने जा रही है। बड़ी मुलाकात होने जा रही है। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में अपने घर में शिकस्त खा लेना कोई आम बात नहीं, क्योंकि अरसा तकरीबन 3 दहाइयों से, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा, 20 से 25 से 30 साल से लाहौर नून लीग का हमेशा से किला रहा है। लेकिन 2018 में यकीनन नून लीग पर डेंट नहीं पड़ा था। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा परसों वाकई डेंट पड़ गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि ये रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जो रिज़ल्ट आया है। और इसमें शक की कोई बात नहीं कि जो बातें देखी गई कि पहले तो नून लीग की ये स्ट्रेटजी बहुत हद तक गलत थी कि लोटो को टिकट दी गई। मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से जिन लोटो को टिकट दी गई उन्होंने कोई कैंपेन ही नहीं की। उन्होंने कहा, मुझे पता है अच्छी तरीके से, मैं आपको वाबरा टाउन से कैंडिडेट का बता देता हूँ, चौधरी अमीन जुल्करनैन गुज्जर है, वो ओन चौधरी जो मुशीर है वज़ीर आज़म, उनका भाई। आप यकीन करें, 4.25 साल जब वो गवर्नमेंट में पार्लिमानी सेक्रेटरी था अमीन चौधरी, एक दफ़ा वो हल्के में उस वक्त तहरीक इंसाफ ताकतवर थी, तो एक दफ़ा कोई होता है ना गली मोहल्ले के वो काम करवाने के लिए वहाँ पर आ जाए, तो बस वो गुजरते गुजरते वैसे गुजर गया तो अलहदा बात है, लेकिन लोगों के मसाइल सुनने नहीं आया। अपना घर वेलेंशिया में था, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी, और वो इतना कॉन्फिडेंट था क्योंकि ओन चौधरी का भाई था, उसका ख्याल था कि जी मैं तो जीत ही जाऊँगा, ठीक है, हालांकि वाबरा टाउन जैसा एरिया था।
हार गए, हारे भी नहीं, बदतरीन शिकस्त, और अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ज़रा सी मेहनत नहीं की। उनके दफ्तर में जाके आप कहें ना कि किसी को कोई पानी पूछ ले या कोई वो मीटिंग ही कर ले, सारा डिपेंडेंसी नून लीग के रहनुमाओं पे थी जो वहाँ पे कैंपेन कर रहे थे। अच्छा, इसी तरीके से बकाया हलकों के हवाले से भी अगर बात करते हैं तो 20 हलकों में से जहाँ जहाँ पे भी कैंडिडेट थे इनके जो स्पेशली लोटे थे, तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नमेंट हमारी है, CM हमारा है, PM हमारा है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी, ये बात माननी चाहिए। और दूसरा देखिए, हक तलफी तो की गई उन नून लीग के लोगों की जो कि साबिक टिकट होल्डर्स थे, जिन्होंने मुश्किल दौर में पार्टी का साथ दिया था, मारे खाई, पैसा लगाया, अपने घर वालों का जो रिस्क था वो पार्टी पे लगा दिया। उनके साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसाल दे देते हैं, लाहौर में ही अगर बात की जाए तो टिकट होल्डर्स को टिकट नहीं दी गई, तो उसका नतीजा है कि आप लोग जो है वो, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी वजह हार की जो है वो महंगाई है। हाँ, बात फिर वहाँ पे आगे ना, फिर क्या महंगाई 100 रुपये कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता पेट्रोल में क्यों बढ़ाया गया, और 100 रुपये बढ़ाने के बाद 18 रुपये कमी कर दी गई, 18 से 19 रुपये, नॉट एक्सेप्टेबल, जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि इमरान खान के अल्फाज हैं, लेकिन 100 रुपये इजाफे से पेट्रोल के हुआ क्या। जो हमारे नाजरीन हैं, जो लोग देख रहे हैं, घरों के में जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया लाते थे, आटा, चीनी, चावल, जो चीज़ भी लाते थे, सब महंगा नहीं डबल हो गया। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, आप नहीं कर सकते, ये जो देख रहे हैं ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हिल गई बुनियादें, तो फिर कैसे वोट पड़ते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गैर मकबूल डिसीजंस किए जो कि इन्हें नहीं करने चाहिए थे। उसका नतीजा ये है कि जो पाकिस्तान की एक बेहतरीन और मकबूल तरीन सियासी जमात थी, उसको अपने घर में बदतरीन मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि शिकस्त का सामना। बाकी ऐसा रिजवान साहब, लोग कहते हैं कि इस टाइम पे इनको हुकूमत लेने ही नहीं चाहिए थी, जब ऑलरेडी मुआशी हालात ये थे। यहाँ पर आके हमजा साहब ने अगर पंजाब का बेड़ा उठाया तो ऑलरेडी सब कुछ खराब था, तो ये सब चीजें इस वजह से इनके गले पड़ी हैं, ऐसा ही हुआ। बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें एक मेजर फैक्टर ये भी था कि आप आ गए और बड़े गैर यकीनी सूरत हाल में आपने बयानिया तो ये दिया कि जी हम सियासत बचाने नहीं आए, मुल्क बचाने आए। मुल्क बचाने, महंगाई मुकाओ, नारे ये थे। महंगाई आपने बेतहाशा कर दी। आप इमरान खान को कहते थे इनकॉम्पिटेंट है, महंगाई उसकी वजह से, उसकी नातजुर्बाकारी की वजह से, उसकी कैबिनेट की वजह से बढ़ रही है, उनको तजुर्बा ही नहीं है गवर्न करने का। लेकिन आपका ये बयानिया भी गलत साबित हुआ। आप आए, आपसे भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, आप भी महंगाई पे काबू नहीं पा सके, पब्लिक को आपसे रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद पोलिंग डे की अगर बात की जाए तो पोलिंग डे की अपनी एक वोटर की नफ्सियात होती है। आपका जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है हल्के से, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, उसका आवाम के अंदर मौजूद होना ज़रूरी होता है। लेकिन जो उधर से आए थे, जिन्होंने मुनहरिफ अरकान थे, जिन्हें टिकट्स मिले, मेजॉरिटी वो थे, वो शायद ये अज्यूम कर बैठे थे कि हमारा इलेक्शन जो है मुस्लिम लीग नून ने लड़ना है। नहीं, उन्होंने तो लड़ा भी। हमजा शहबाज ने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा। लेकिन रिजवान भी बात यही आ जाती है कि आप मुनहरिफ हैं, आपके साथ कुछ 4 बंदे तो होंगे, 4 बंदे ही नहीं थे इनके साथ। फिर ये कि मैं 167 में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ पर मैंने देखा कि नज़ीर चौहान जो हैं वो कुछ 4:15 बजे तक किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे हैं। और PTI के जो लोग र्यूमर्स फैला रहे थे कि नज़ीर चौहान मुल्क से बाहर भाग गए छोड़ के, ताकि मोराल डाउन होता है जब ऐसी चीज़ें सर्कुलेट करती हैं, देखा देखी फिर एक वेव बनती है। सॉरी आपकी रिजवान भी बात काट रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकली मैं करता हूँ। तो नज़ीर चौहान एक मीटिंग में गए जी, वहाँ उस मीटिंग के अंदर MNA बैठे हुए थे, शाइस्ता परवेज़ और अली परवेज़ वगैरह ना। उस 30 बंदों की मीटिंग थी रिजवान भाई। तो उस मीटिंग में कहते हैं ये 30 बंदों की मीटिंग, भाई इस तरह की मीटिंग तो पहले मेरे कोऑर्डिनेटर आके देखेंगे, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि मैंने यार आप इलेक्शन लड़े, एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है। रिजवान भाई आप अंदाजा लगाएं इन लोगों को कैसे वोट पड़ने थे। बिल्कुल आपने सही कहा उमर, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे, उसके बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से स्टूडियो में कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ताजिरों से रिलेटेड एक बड़ा और अहम फैसला ये किया गया था कि मार्केटों की बंदिश की जाएगी रात 9 बजे और डे लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। मकसद क्या था जी? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोड शेडिंग की जो हालिया सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए, मार्केटों को टाइमली बंद किया जाए और बिजली की बचत की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि बिजली की ऐसे बचत करने से क्या घरेलू सारिफिन को रिलीफ मिल सकेगा? और फिर एक बड़ा इशू के हम देखते हैं कि ताजिर बिरादरी हमेशा से इस फैसले के हक में नहीं है। ताजिर परेशान है कि उनके कारोबार मुतासिर होंगे। एक बार फिर से ये फैसला होने जा रहा है, आज तक का वक्त दिया गया था और अब एक बार फिर से ये फैसला किया गया है कि मार्केटें
बंद कर दी जाएंगी, जो टाइम मुकर्रर किया गया था उस पर। अब इसके बाद ताजिर बिरादरी का रिएक्शन क्या है, वो कैसे इस फैसले को देखते हैं। वक़ार अहमद मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन अंजुमन ताजिरान लाहौर हैं। वेलकम कहेंगे उन्हें अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बिजली की बचत अगर करने के लिए ये फैसला किया जा रहा है तो ऑब्वियसली आपके घर में भी अगर लोड शेडिंग हो रही होगी तो इससे आपके घर में भी लोड शेडिंग कम होगी, घरेलू जितने भी सार्फिन हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 को शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा अहम मसले के ऊपर उसने ताजिर बरादरी को ऑन बोर्ड लिया है। पहली बात यह है कि पिछले एक माह से जो ये गेम चल रही है, मैं भी हर मीटिंग में शरीक होता रहा हूँ, सीएम साहब की मीटिंग में शरीक हुआ हूँ और दूसरी मीटिंग लाहौर चैम्बर में भी। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है ना ताजर के साथ कि मार्केटें बंद होने से बिजली की बचत होगी या नहीं होगी, जब तक अशराफिया जिसको हम फ्री बिजली दे रहे हैं, जब तक कि वो MNAs मिनिस्टर्स जिनके कनालों में घर हैं और वो फ्री बिजली दे रहे हैं जिनको को साहब, माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा हर मीटिंग में आप मौजूद होते हैं, तो हर मीटिंग में आपने ये नुक्ता उठाया? बिल्कुल उठाया। सही। मेरा रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, पिछले दिनों लाहौर रंग पे एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें भी ये नजम अली के प्रोग्राम में कहा था कि अशराफिया को क्यों नहीं हम तंग करते। ये IMF जो है वो ताजरों के ऊपर क्यों शिकंजा लेके आता है, वो अशराफिया को नहीं कहता कि अपने अल्लाह तल्ले बंद करें आप। बात यह है कि ताजर तो, मैंने उस मीटिंग में भी ये कहा था, हम तैयार हैं लेकिन अपने भी अखराजात आप कम करें। अपने जब तक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये अखराजात कम नहीं होंगे, आप मुख्तलिफ ऑफिस में जाती होंगी, आपके पास ऑफिस इधर भी आते हैं, आप चले जाएं, अफसर मौजूद नहीं होता लेकिन AC उसका चल रहा है, उसको ठंडा कमरा चाहिए, आते ही कमरा ठंडा चाहिए, तो ताजर को ही क्यों तंग किया जा रहा है। नो डाउट कि इसमें ताजरों की भी गलतियां हैं, डे लाइट को यूज़ करना चाहिए जो हमारा दीन कहता है। हमारे यहाँ एक रिवायत ये है कि आप किसी भी शहर की मार्केट में चले जाएं, 12-1 बजे तक आपको दुकानदार नहीं मिलेगा। नहीं मैडम, एक ही रिवायत, आप पूरी दुनिया की मिसाल हमारे पास। मैं आपको इसमें थोड़ी सी आपको तस्हीह कर दूं, मुझे हो गया तकरीबन 47 साल कारोबार करते हुए, और मैंने 8-8:30 बजे भी अपनी दुकान खोली हुई है और वहाँ उस वक्त कस्टमर आता था। हमने खुद, आप शहर के जिस मार्केट में भी चले जाएं, मैं अभी की मौजूदा सूरत हाल की बात कर रही हूँ, लिंक रोड पे चले जाएं, आपको 12 बजे से पहले कोई दुकान जो मैं बात करने जा रहा हूँ मार्केट में चले हमने खुद ग्राहक की आदतें बिगाड़ी हैं, हमने खुद बिगाड़ी हैं लेट तो मैं कह रही हूँ ना, मैं तो खुद इस चीज़ को तस्लीम कर रहा हूँ। मैंने 8-8:30 बजे 9 बजे लेट मैंने अपनी दुकान खोली हुई है और मार्केट हमारी खुल जाती। मेरा तल्लक है ऑटो मार्केट दामी बाग से, और वो चूँकि ज़राअत के साथ रिलेटेड है तो ज़रूरी जो कस्टमर होता है ना वो सुबह अर्ली आता है और हमारी मार्केट जल्दी खुलती थी, लेकिन हमने उसको लोगों की देखा देखी लेट खोलना शुरू कर दिया। अब कस्टमर भी फिर एक ट्रेंड बनता गया ना कि एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, कारोबार का अब जो है ना स्टाइल चेंज हो चुका है। आप भी इसी माशरे में रहती हैं, कारोबार जो अब ज़्यादातर ऑनलाइन जा चुका है। हम जो लोग शोर मचाते हैं ना कि कस्टमर नहीं आता 12 बजे से पहले, कस्टमर आता ही नहीं है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, वो जो कस्टमर आज से 30 साल पहले 35 साल पहले आता था वो मार्केट में नहीं आता, उसका ऑनलाइन राब्ता हो चुका है। वो ऑनलाइन में अपना ऑर्डर लिखवाता है, ऑनलाइन पेमेंट भेजता है, उसके घर पे माल पहुंच जाता है। ये पीछे अब आ गया रिटेल वालों का मामला। रिटेल वालों का आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लिंक रोड पे चले जाएं, आप माल रोड पे चले जाएं, अनारकली में चले जाएं, 2 बजे से पहले जितने बाजार हैं टाउनशिप मार्केट में चले जाएं, इचरा बाजार में चले जाएं, नो डाउट के ये लेट खोलते हैं, लेकिन इनको भी आदत डालनी चाहिए अपने कस्टमर को। लेकिन ना मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2 महीने पहले रमज़ान जा रहा था, मार्केट 11-11:30 खुलती थी और असर के फ़ौरन बाद बंद हो जाती थी। तो क्या अल्लाह उस वक्त रिज़्क़ नहीं दे रहा था, कस्टमर उस वक्त नहीं आता था? बिल्कुल ऐसे उस वक्त भी आता फिर था। आप गवर्नमेंट के इस फैसले की क्यों मुखालिफत नहीं, मैं मुखालिफत एग्री तो कर रहे हैं कि वाकई हमें डे लाइट को इस्तेमाल मुझे करना आपने क्वेश्चन भी किया है कि क्या आपने ये नुक्ता वहाँ पे उठाया है, मैं आपके चैनल पे भी उठा रहा हूँ कि अशराफिया को जब तक हम देखो ना, एक तरफ से तो आप एक सुराख को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से परनाला खुला हुआ है, तो पानी किस तरह रुकेगा? उस परनाले का भी कुछ करें। यानी आपको हुकूमती इस डिसीजन से कोई इख्तलाफ नहीं है? नहीं, मुझे नहीं इससे कोई भी, देखे ना जी, कारोबार तो मेरा रब ने चलाना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो पाबंदी मेरे ऊपर अब आप इससे करें, अब ताजिर भी इसमें बटे पड़े हैं ना, कुछ ताजिर तंजीमें ऐसी हैं, कुछ ताजिर रहनुमा ऐसे हैं जो कि इख्तलाफ कर रहे हैं और वो मानते नहीं। ट्रेड पॉलिटिक्स करते 40 साल हो गए हैं। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में बैठा था टीवी पे,
और मैंने कहा था कि जी हट्टियाँ हमारी, मैं अपनी हट्टी को किस तरह बंद कर दूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही होता है जो आपका है, लेकिन मैंने आपका बात नहीं माननी। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे साथियों ने मिलके कि ताजर एक प्लेटफार्म के इकट्ठे हो जाए, लेकिन मुसीबत ये है कि हर बाज़ार में अब 6-6, 8-8 सदर बन चुके हैं। सही। अब 4 एक तरफ हो अगर सदर एक पॉइंट को 2 नहीं मानते तो फिर तो बटे ही रहेंगे ना। ऐसे ही है। कम से कम जो इज्तमाही ताजरों का मफाद में बात होती है ना, उसके ऊपर तो ताजरों को एक जान होना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं होते। हर बंदे ने वही ना, आपकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर आपकी बात कैसे कोई इसको मैं तस्लीम करता हूँ आपकी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक हम यूनाइट नहीं हो गए। देखो ना, हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। बिल्कुल। हम वहाँ पे भी लोगों को बुलवाते हैं एक आवाज़ इकट्ठी करने के लिए, लेकिन वहाँ से निकलते लोग अपनी अपनी मार्केटों में अपनी बात कर रहे होते हैं, लाहौर चैम्बर को भी पीछे छोड़ जाते हैं। हालांकि वो मदर चैम्बर है, इस तमाम ट्रेड बॉडीज़ का मदर एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे भी लोग आते तो सब हैं, बात भी सुनते हैं, अपनी बात करते भी हैं, लेकिन जब अपनी हट्टी पे जाते हैं तो फिर वो अपनी बात करनी शुरू कर देते हैं। सही। आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर आप इस फैसले को फॉलो करते हैं तो खुशाइंद है, ऑब्वियसली कारोबार को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कोई कारोबार, मैंने तो आपको रमज़ान की मिसाल दे दी है ना, कोई ऐसा मसला नहीं। कोविड में मैं इसी जगह पे कोविड के लिए प्रोग्राम करके गया था, जिस दिन कोविड स्टार्ट हुआ था, तो मैंने ये कहा था कि उस दौरान भी जितना टाइम मिलता था लोग कारोबार करते थे ना। अच्छा, एक और ताजिरों का मसला है, वो कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर वो जल्दी आते हैं, जल्दी दुकानें बंद करते हैं, तो डे लाइट का इस्तेमाल करते हैं, डे लाइट में अगर उनकी दुकानों पर लोड शेडिंग होती है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, मेरे जहन में था। ताजिरों का मुतालबा ये है कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक नॉन स्टॉप लाइट दी जाए। यहाँ पे फिर थोड़ा सा ताजिर जो है, मेरे ख्याल से फिर उनकी बात मानी भी जानी चाहिए, सुनी भी जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर सुबह जल्दी वो आ रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, टाइमली बंद कर रहे हैं, और उस टाइम के दौरान भी हमारी मार्केट में जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है वो 1:15 से 2:15 है। अब ये पीक आवर्स है। उसके बाद अगर हम 9 बजे मार्केटें आप बंद करवाने का कह रहे हैं तो 6:15 बजे लाइट चली जाती है, 7:15 बजे तक, और वही टाइम होता है मगरिब का, और वही टाइम होता है लोगों के घर जाने का। तो कम से कम वो नॉन स्टॉप लाइट देनी चाहिए गवर्नमेंट को पूरी। सही। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ ऐसे मसाइल जो आप समझते हैं कि मार्केटों के मसाइल हैं और गवर्नमेंट की तरफ से वो हल तलब हैं, उस पर नोटिस लेना चाहिए? ना, इसमें ना मुझे तो साल हो गए हैं, तकरीबन 30 साल हो गए हैं चंद बातें दोहराते हुए। और मैं अपनी अगर मार्केट की बात करूं तो मेरी मार्केट क्योंकि शुमाली लाहौर में है, मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कह के गया था बड़े दावे से, शायद आपको याद होगा कि मेरी 50 साल की उस मार्केट की जो सर्विस है उसमें गवर्नमेंट लेवल पे 1 रुपये का काम नहीं हुआ। डेट्स कॉल ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग, मैं दावे से कह रहा हूँ किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट में ये बिल्कुल मेरा रिकॉर्ड कर लें, अगर कोई आई ऑफिशियल सोच सकता है मेरे साथ आके बैठ के बात कर ले कि 50 साल में 1 रुपये का काम नहीं। सेवरेज के मसाइल वहाँ पे हैं, टूटी हुई सड़कें हमारी वहाँ पे हैं, उलझी हुई तारें हमारी वहाँ पे, मेरे तो फिंगर टिप्स है ना सारी बातें, टेलीफोन की तारें वहाँ पे हैं, सफाई का निज़ाम कोई नहीं है। और आजकल जो सबसे बड़ा मसला है वो आपको भी दरपेश होगा, हर बंदे को है, मोबाइल सिग्नल नहीं मिलते। अब चूंकि ज़्यादा कारोबार हमारा मोबाइल के ऊपर जा चुका है, ऑनलाइन जा चुका है, मोबाइल सिग्नल नहीं मिलते। आप भी बात करते हुए, मैं भी बात करते हुए कई दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये चंद जो चीज़ें हैं ना, ये गवर्नमेंट अगर ताजरों से कुछ चाहती है तो ताजरों को ये सहूलतें भी देनी चाहिए। फिर सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग प्लाजे का है। 8 पार्किंग प्लाजे मंजूर हैं, और वो शहर की हर मार्केट का मसला है पार्किंग प्लाजे। और पार्किंग प्लाजे ना होने की वजह से जो हम रॉन्ग पार्किंग देखते हैं, बेहंगम ट्रैफिक देखते हैं, उसकी वजह से जहाँ कारोबारी अफराद परेशान है, ताजिर परेशान है, वहाँ पर आम आवाम को भी किसी भी मार्केट में जाना, गाड़ी पार्क करना आपके लिए अजाब के मुतरादिफ हो जाता है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही है कि ताजिर बरादरी के लिए मैसेज है कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे हम हुकूमत से तलबा अपना पूरा नहीं करवा सकेंगे। सादगी अख्तियार करें और अपनी आसाइशों को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि मुल्क के ऊपर हालात ऐसे हैं कि इस वक्त हर बंदे को कुर्बानी की ज़रूरत है, लेकिन उसमें जब तक अशराफिया कुर्बानी नहीं देगी और मेरे से आम ताजे से कुर्बानी मांगेगी, आम शहरी से कुर्बानी मांगेगी, उस कुर्बानी का फ़ायदा कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक होगी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में और आज का हमारा पहला सेगमेंट होगा टुडेज हेल्थ डिटेल। रहमान की तरफ हम चलेंगे। ओवर टू यू रहमान। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपका लाइफ कोच आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एज यूजुअल जो बातें मैं करता हूँ, अब तो आपको याद होगी कि अब दोबारा मैं आया हूँ आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में कुछ नया, कुछ चेंज, मेरी कोशिश ये होती है कुछ नए टिप्स, नई ट्रेनिंग्स, टेक्निक्स, इसको आप नोट करो। तो टू बी ऑनेस्ट 1 मंथ के बाद आपके पास एक मिनी बुक आपकी नॉलेज की रेडी होगी। तो क्यों ना इन चीज़ों को सारा कुछ डाउनलोड करके अपने पास रखें, दूसरों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि हेल्दी टिप्स हैं। हेल्दी टिप्स लाइफ चेंज कर देते हैं। जब डॉक्टर कहता है तब हमें फ़ौरन असर होता है। तो डॉक्टर के बाद हम फिटनेस एक्सपर्ट आपको ट्रेन करते हैं, आपको बताते हैं कि खुद को फिट करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी टीम इसलिए चाहती है कि जहाँ लोगों को नॉलेज नहीं है वहाँ तक आवाज़ जाए, लोगों को पता चले, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, फिट हो, बीमारियों से दूर हो। तो चले बातें साथ साथ चलती रहेंगी। और आज के वर्कआउट में, क्योंकि होम वर्कआउट है, तो होम वर्कआउट में जो हमें चीज़ें चाहिए वो एक बैंड है। बैंड कोई भी हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, ग्रिप वाला हो सकता है, और सेकेंडली डंबर मेरे पास पाँव में पड़े हैं। अब ये इसलिए बताया जाता है कि जो ख़वातीन जिम नहीं जा सकती, जो मर्द हज़रात जिम नहीं जा सकते, उनके पास टाइम नहीं है, तो अपने लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट, प्लीज़ मेरे कहने पे 10 से 15 मिनट निकालें खुद को फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चले आज के हेल्दी वर्कआउट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिट करने के लिए आप मेरे साथ रेडी हैं? रेडी। इसको नोट करें। फर्स्ट ट्रेनिंग वार्म अप एज यूजुअल आपने करना है, हर जगह होता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन मिनिमम आपने 5 मिनट का वार्म अप करना है। वार्म अप मैं दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट रोटेट करना है शोल्डर को, 1 सेट बताऊंगा वार्म अप के लिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग के साथ एडिशनल है। ओके, 1 मूवमेंट आपने 10 रैप्स करने, देन हाथों को ग्रिप कर ले, राइट एंड लेफ्ट, देन ईच साइड। ओके, देन आपने फ्रंट बैक हाथों को इस तरह मूवमेंट करना है ताकि चेस्ट मसल, बैक मसल आपके मूव करें। ये वार्म अप हो गए, 3 सेट्स करेंगे, 5 मिनट्स आपके इसमें गुजर जाएंगे। आप ट्रेनिंग की तरफ आए। फर्स्ट ट्रेनिंग में मुझे बैंड चाहिए। अब रिदम, आज का टारगेट हमारा है बैक मसल। बैक मसल सेकंड बिगेस्ट मसल है। लेग्स नॉर्मली क्या कोशिश होती है कि हम इसको इग्नोर करें। सेकंड आपकी बैक है, थर्ड आपका कोर है। कोर को आप कभी भी इग्नोर नहीं करना। एक नॉर्मली एक लोगों की मिथ बनी हुई है कि अच्छा जी इसको इग्नोर करना चाहिए, कोई बात नहीं, बन जाए। कैसे बनेगा? बनाएंगे तो बनेगा ना। तो इसलिए आज का हमारा फर्स्ट टारगेट है बैक। बैक के तीनों पोर्शंस, मिड, लोअर एंड फ्रंट। ओके, फर्स्ट ट्रेनिंग। जितनी आपकी ग्रिप है उतना आप पाँव वाइड कर ले, ग्रिप को आप स्ट्रेच कर ले। मुझे थोड़ा और करना पड़ेगा ताकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। देन अप, आर्म स्ट्रेट, राइट एंड लेफ्ट डाउन जाना है। इसमें परफेक्शन के लिए चेस्ट अप, कोर टाइट, तब भी आपके ओब्लिक्स मसल्स पे अफेक्ट आएगा। ओके, मूव, चले। ओके, मूवमेंट 1 2 3। ये हाफ रेंज मूवमेंट रखिए सिर्फ आपको परफेक्शन के लिए। नॉर्मली मैं फुली डाउन जा सकता हूँ, लेकिन हाफ रेंज इसलिए यू आर बिगनर, इंटरमीडिएट भी है ताकि फिर भी आपको समझ आए। ओके, 1 2 3 4, आर्म स्टिफ, 4 आर्म स्टिफ, ये आपने करना। 5 15 ईच साइड, 6 ओके, 7 ओके, 8 ओके, 9 ओके, 10 15 ईच साइड्स आपने करने हैं। 3 सेट्स आपने करने हैं रिदम के साथ। इसका लेवल बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रिप और टाइट करना पड़ेगा, वो लेवल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग, इसको और क्लोज करें। सेकंड ट्रेनिंग में आप साइड से बताने लगा, देन बैक शोल्डर पे लेके आए, आपके बैक शोल्डर प्रेस लगेगा। देन आप 1 2, अब फ्रंट से व्यू भी तो चाहिए। ओके, 3 आर्म स्ट्रेफ, 4 हाथ शिवर करेंगे इसमें, 5 6 7 8 9 10। ओके, ये ट्रेनिंग ऐसी है कि अल्टरनेट, मशीन्स का अल्टरनेट है। मेरे पास बार नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता, मेरे पास डंबल्स हैं, बार नहीं है, ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसी के अंदर आपके मसल डिफरेंट एंगल से हिट करें।
2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं बैंड के साथ। अब इसको 3 सेट्स 15 रैप्स में आपने करना है। नाउ अब हम डंबल्स की तरफ आते हैं। डंबल्स में मेरे पास डंबल्स हैं, वैसे हाथ बड़े हैं, डंबल्स छोटे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे बताने के लिए, परफेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे बड़े डंबल्स सूट करते हैं, मुझे बताने के लिए आपको डंबल्स इतने कि जिससे आपका बैलेंस रहे, आपकी मूवमेंट रॉन्ग ना हो। तो चलें, ये 2 डिफरेंट मसल्स आपके हिट करेंगे स्लो मोशन में। रिदम वाइज मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट बॉडी बैंड, चेस्ट अप। फर्स्ट मूवमेंट आपकी ये होगी, ओके। अभी यहाँ पे एंड नहीं हुआ। नाउ क्लोज। नाउ फ्रंट पे आपने थ्रो करना है। ये रोइंग मशीन्स का अल्टरनेट है, ओके। ये लाइक दिस, फर्स्ट मूवमेंट, क्लोज डंबल, देन फ्रंट, ओके। साइड मूवमेंट, ओके। 1, क्लोज, 2, 1, 2, now front, 1, 2, ये 1 रैप हुआ। अब नाउ रिदम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्रॉपरली रिदम के साथ ये आपने करना है। आपका साइड रेस एंड रोइंग 1 सेट में आपने ये सारे 10 रैप्स करने हैं। लास्ट ट्रेनिंग आपके लोअर बैक, ये जो हैंडल्स बने होते हैं बहुत बुरे लगते हैं यार, बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बुरे लगते हैं। इसका बहुत, आपको यहाँ फैट स्टोर नहीं होने देने, क्योंकि मुश्किल होता है स्पाइनल एरिया। तो इसके लिए साइड एंगल फर्स्ट, फुट पोजीशन क्लोज, फेस स्ट्रेट, डंबल्स थाइस के साथ, देन डाउन, 1, 2। परफेक्शन इसमें चाहिए मुझे, रेपिटेशन नहीं चाहिए। नाउ फ्रंट, क्लोज, नाउ अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। परफेक्ट, कंप्लीट। ना ना ना, अब इसमें चीज़ हमने ऐड क्या करनी है, स्ट्रेचिंग। बैक आपकी स्टिफ होगी तो इसलिए स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग के लिए फर्स्ट जो ट्रेनिंग वार्म अप में की है, हाथों को ग्रिप कर लें, ये एडिशनल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन और मूवमेंट करें, 10, ओके। ये आपने करना है, ये स्ट्रेचिंग के लिए होता है, मसल रिलैक्सेशन के लिए, स्टिफ ना हो, कोई क्रैम्प्स ना पड़े, तो इसके लिए ये कॉम्बिनेशन, ये सारी ट्रेनिंग इफेक्टिव है, हम लोगों को बताते हैं। तो हमारा मकसद ये होता है कि आप तक ये आवाज़ पहुँचे और अपने आप को आप फिट रखें। तो फिट रखने के लिए आपका साथ चाहिए, और दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आपकी दुआओं का, आपके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, फिट रहें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच रहमान, आपने आज की टिप हमारे साथ शेयर की, और आज जो टोटका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जी, क्योंकि हम हेल्दी रहने के लिए आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं, तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो आपकी सेहत से जुड़ी हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सौंफ के फ़वाइद क्या हैं वो हम आज आपको बताएंगे जी। अगर आप सौंफ का इस्तेमाल खानों में कर रहे हैं तो इससे खुशबू और खाने का टेस्ट तो अच्छा होता ही है, पेट के दर्द भी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है सौंफ, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर बिनाई के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सौंफ मोटापे को कम करने में मदद देती है। वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर वो सौंफ का इस्तेमाल पानी में बॉईल करके करेंगे रोज़ाना तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी। इसके साथ साथ दिमाग की कमज़ोरी कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चों के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो आपको शिकायत रहती हैं कि बच्चा बातें भूल जाता है, सबक नहीं याद कर पाता, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ गुर्दे की पथरी में सौंफ का इस्तेमाल जो है फ़ायदेमंद है। जिगर की कमज़ोरी जिन लोगों को है उनके लिए भी सौंफ का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है।
और इसके साथ साथ दांत में जिन लोगों के दर्द रहता है, दांतों के मसाइल हैं, अगर वो भी सौंफ का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बेहतर है। यानी नॉर्मल चीज़ें आपके घर में मौजूद है, लेकिन उसके फ़वाइद किस कदर ज़्यादा हैं ये आपको नहीं पता होता। तो हम चाहते हैं कि हर तरह से उनके इस चीज़ के फ़ायदे आप तक पहुंचा सकें। सो वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा है, सौंफ उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर आप कहवे में इस्तेमाल करेंगे, हाजमा भी बेहतर रहेगा, वेट भी रिड्यूस होगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। सौंफ का इस्तेमाल हर एज ग्रुप के लिए बेहतर है। आपका पेट भी बिल्कुल रहेगा, हाजमे की शिकायत जिन लोगों को है, जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, हर तरह से फ़ायदेमंद है अगर आप इसका रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका और हमें बताइएगा कि किस तरह आपको इसका फ़ायदा पहुंचा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। हम अपने प्रोग्राम में आपको मिलवाते रहते हैं उन ज़बरदस्त लोगों से जो कि अपने काम की वजह से अपनी पहचान रखते हैं। आर्टिस्ट लोग, मैं कहती हूँ, हमेशा से कमाल महारत रखते हैं। कुछ लोग रंगों के खूबसूरत इम्तजाज से ऐसी ज़बरदस्त काम कर दिखाते हैं जो वाकई कभी आपने सोचा नहीं होता। ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आते हैं कि एक तस्वीर ही सब कुछ बोल रही होती है। आज की हमारी मेहमान जो हैं वो भी कुछ इसी तरह से ज़बरदस्त काम कर रही हैं। राबिया नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि ज़बरदस्त तरीके से जो हैं अपने फ़न का मुजाहरा पेंटिंग की सूरत में कर रही हैं। अपनी मेहमान को वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। काम आपका बहुत खूबसूरत है। इस टाइम हमने डिस्प्ले भी किया, अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी कि इतना ज़बरदस्त काम है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की है। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, कब से स्टार्ट किया? आई जस्ट स्टार्टेड अभी मार्च में। ऑल ऑफ अ सडन बस मैंने पेंट्स लिए, कैनवस लिया और बस मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद आई थॉट कि हाँ अच्छा हो रहा है काम, तो मैंने फिर और पेंट्स लेके आई, पेंट ब्रशेस लेके। कोई प्लान नहीं था, कहीं बिल्कुल से भी सीखा नहीं। नहीं, कोई इंस्पिरेशन कोई थी? कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। हमेशा से आई वांटेड टू डू लाइक आर्ट से एक पैशन था। आई वाज रियली पैशनेट अबाउट पेंटिंग्स एंड ड्राइंग एंड ऑल दैट। यानी अट्रैक्शन तो थी डेफिनेटली। और मैं तो कहती हूँ इट्स ऑल गॉड गिफ्टेड। मतलब मैंने कहीं से नहीं सीखा, बिल्कुल कहीं से नहीं सीखा और कुछ भी नहीं। बस पहले मैं स्केचिंग करती थी और फिर अब मैंने पेंट्स लेके और पेंटिंग स्टार्ट कर दी, बस ऐसे ही ऑल ऑफ अ सडन। बहुत ज़बरदस्त काम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगता है, आइडियाज से लेकर एंड रिजल्ट तक? देखिए मैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी लेती हूँ डेफिनेटली। इट्स नॉट दैट कि मैं खुद से क्यूरेट करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं खुद से भी क्यूरेट करती हूँ, लेकिन आइडियाज़ मैं लेती हूँ। पेंटिंग बनाने में डिपेंड करता है किस तरह की हो, तो 3 डेज़ तो लगते हैं, 3 to 4 डेज़। और कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं जो मैं ओवरनाइट भी बनाई हुई हैं, तो दैट टोटली डिपेंड्स कि किस तरह की पेंटिंग। ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आपकी। अच्छा लोग कहते हैं आर्टिस्ट लोग जो हैं बिल्कुल ही किसी और दुनिया में होते हैं जब काम कर रहे जब पेंट कर रहे होते हैं हाँ। तो किसी और दुनिया में होते हैं। मुझे बताएं, आप क्या बिल्कुल हर चीज़ से बाखबर हो जाती हैं? अपना क्या घर में सेटअप लगाया हुआ है जहाँ पे काम? घर से ही करती हूँ। अपना घर में एक मैंने बनाया हुआ है कमरा जहाँ पे मैं पेंटिंग करती हूँ, लेकिन हर चीज़ से बेखबर तो डेफिनेटली नहीं होती बिकॉज आई हैव किड्स, तो वो तो नहीं हो सकता। आपको एक एक मिनट पे जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आइडियाज़ अभी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत ही डिफरेंट हर कोई आइडिया लेकर आता है। आपको क्या लगता है आइडिया कितना मैटर करता है और फिर उसको रंगों की तरफ लेकर आना, निखार देना? कभी ऐसा हुआ है बनाते बनाते लग रहा हो कि यार ये सही बैठ नहीं रहा, उसको कुछ चेंज करने की? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक मैं पेंट करती हूँ, कभी एक जैसे बैकग्राउंड बना दिया, लगता है कि नहीं इतना अट्रैक्टिव नहीं है, देन आई कीप ऑन चेंजिंग। ऐसे नहीं होता है कि एक दफ़ा कर दिया तो बस हो गया। एंड तक मैं पेंटिंग के फिनिशिंग लाइक करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। कलर स्कीम कैसे डिसाइड करती हैं? बस पहले से सब कुछ एक आपने ग्राफ अपने माइंड में बना लिया होता है कि अब जैसे मेरे सामने आपकी ये पेंटिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें आपने क्या डिसाइड किया किस हिस्से में कौन सा कलर होना चाहिए? ये सब पहले से डिसाइड था कि जब बना रही होती हैं तब? जब बना रहे होते हैं तो तब आपको खुद ही आता रहता है कि आप ये कलर कर लो या ये चीज़ कलर होती है गॉड गिफ्टेड। डेफिनेटली। तो वो फिर करते करते आपको होता है। ठीक है, अब जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगी? पेंटिंग कलर्स कौन से होने चाहिए, कौन सा आपने पेपर यूज़ किया होता है, किस तरह से वो तमाम चीज़ें ना जो बुनियाद होती हैं, बेसिक्स होती हैं? देखिए जो करना चाहते हैं मैं तो उनको यही कहूँगी कि ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट। ये नहीं कि हल्की चीज़ लेके और आप कहो कि मैं बना लूँ। मैं मॉन्टमार्ट के पेंट्स यूज़ करती हूँ, दे आर रियली गुड।
और आप वो यूज़ करो, अच्छा कैनवस लेके आओ और बस आप लोग कहते हैं बड़ा महंगा शौक है ब्रशेज आपको डेफिनेटली। और मतलब एक आर्टिस्ट से आप पूछें कि कभी उसका पेंट स्पिल हो जाए तो उसको कितना दुख होता है, उसका ब्रश खराब हो जाए तो कितना दुख होता है। मुझे बताएं किस तरह से ब्रश की क्या पूरी किट खरीदनी पड़ती है या अकॉर्डिंग आपके अपने डिज़ाइन के मुताबिक ही हर किसी की अपनी नीड्स? किट ऐसे नहीं, आप मतलब आप देख लो, स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से देखे कि मुझे कौन कौन से चाहिए, क्या किस साइज़ की चाहिए, तो वो आप जब करते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है। ये नहीं है कि मैं एक दफ़ा सारे ले आई। फरमाइशें नहीं आती कि हमारा स्केच बनाएं फैमिली में, कभी अपना बनाया हो? नहीं, वो मैं नहीं कर सकती। आई कैन नॉट मेक पोर्ट्रेट्स, क्योंकि वो मैंने सीखा नहीं हुआ है, तो मैं इंसानों की पेंटिंग्स नहीं बना सकती। नहीं बना, मुश्किल काम है वो, बहुत मुश्किल काम है। यू हैव टू लर्न ना कि आंखें दोनों एक जगह होनी चाहिए, नोज किधर होना चाहिए, तो वो नहीं मैं कर सकती। सही। मुझे ये बताएं कि कलर्स कितने मैटर करते हैं आपकी किसी भी पेंटिंग को उठाने में? अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, तो आप अपनी पेंटिंग बनाते हुए क्या सोचती हैं? कौन सी ऐसी बीच में चीज़ है कि देखने वाला एक दफ़ा रुक के इसको देखे? देखिए, कलर्स आपके आई मैटर ज़्यादा करता है, कलर ज़्यादा मैटर करते हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ अट्रैक्शन क्या चीज़ लेकर आती है? देखिए, आप क्या बना रहे हैं वो मैटर सबसे पहले करता है। आपने बनानी है ना, पहले ड्रॉ करनी है चीज़, वो मैटर करता है आप बना क्या रहे हो। उसके बाद कलर्स मैटर करते हैं कि उस पेंटिंग को वो क्या उठाएगी। अब जैसे अगर मैंने ये हॉर्स बनाया तो इसको मैं इतने कलर्स नहीं डाल सकती थी, बिकॉज आई थॉट ये ऐसे सटल ही अच्छा है, क्योंकि इसकी वेन्स मैंने दिखानी थी, तो वो मैं इसको सटल ही रखना चाहती थी। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेंटिंग। कितने टाइम में बनाया है आपने हॉर्स? आई थिंक मैंने 2 या 3 डेज में बना लिया था। 2 या 3 डेज में बना लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसको क्या एज अ बिजनेस आगे लेके चलना है? डेफिनेटली, लाइक मैंने स्टार्ट तो ऐसे ही किया था, लेकिन अब आई एम रनिंग इट एज अ बिजनेस। ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लोग तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं ऐसी पेंटिंग्स, तो एक्चुअली ऐसा है? देखिए, मिलती तो महंगी है। मुझे ये बता दें, आपके स्टार्ट से लेके अब तक एक पेंटिंग पे आपकी अपनी कितनी कॉस्ट आ जाती है, मैक्सिमम मिनिमम? देखिए, कॉस्ट अगर आप कॉस्ट मैंने ऐसा नहीं निकाली है। आई पेंट्स लाने पड़ते हैं बार बार, ब्रशेस लाने पड़ते हैं, तो वो ऐसा मैंने कॉस्ट इस तरह, और फ्रेम सब होता है, आपको देखना होता है आप किस तरह का ले रहे हो, और अगर थिकर यूज़ करो फ्रेम तो वो उसकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। दैट टोटली डिपेंड्स। ये नहीं है कि मतलब मेरी 2000 की भी पेंटिंग है, लेकिन जितनी मेहनत होती है मेरे ख्याल से इसको तो मेहनत का कोई मेहनत के पैसे बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। इसी तरह से जबरदस्त काम करती रहिए और अमेज करती रहिए लोगों को।